क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी? देखिए, बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी, ये बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ पाएगी। मैं अपनी कैलकुलेशन से अनुसार और अपनी जानकारी के अनुसार बताऊँ, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायक तो पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। वो कभी भी पार्टी छोड़ देंगे और अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर पार्टी छोड़ देंगे। सर, कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के एक नेता जितिन प्रसाद जी का आधार क्या है? सर, कांग्रेस यूपी में कितना बेहतर रहेगी? क्या प्रियंका इफेक्ट काम करेगा? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यूपी में कुछ कर भी रही है। आप बात करें पेट्रोल की, आप बात करें डीजल की, आप बात करें सुई की, आप बात करें तलवार की, आप बात करें चाहे हथियार की, आप किसी भी चीज़ की बात करें तो सब में 400%, 600%, 800% से ज़्यादा की बढ़त पिछले 25 सालों में देखी गई। आप ज़मीन की ही बात कर लें, सब में 400, 600, 800% की बढ़त देखी गई है। ऐसी क्या समस्या है कि फसलों का मूल्य नहीं बढ़ सकता? नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज़। आज हमारे साथ हैं शेखर दीक्षित जी, जो राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद। कई मुद्दों पर आज हम इनसे बात करेंगे, आंदोलन को लेकर, यूपी सियासत को लेकर। सर, पहला सवाल है कि यूपी में पार्टीशन की बात कल से चल रही है, आपके नज़रिए से ये कितना उचित होगा? देखिए, यूपी में पार्टीशन की बात चल रही है तो मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के लिए एक बेहतर विकल्प होगा और ये पार्टी के लिए भी एक बेहतर विकल्प होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि उनके पास इस समय चॉइसेस नहीं हैं, इसलिए वो डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले मायावती ने भी इसका प्रयास किया, केंद्र को भेजा जब एनडीए की सरकार नहीं थी। अब इसको आप दो नज़रिए से देख सकते हैं, एक कि उत्तर प्रदेश को क्या फ़ायदा होगा और एक कि भारतीय जनता पार्टी सियासत में इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ को वो मुख्यमंत्री से हटाना चाहते थे, लेकिन वो हटा नहीं पाए। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जब सफलता हासिल नहीं लगी तो उनको इसका एक तरीका समझ में आया कि अगर हम पार्टीशन करके कल को योगी आदित्यनाथ जी को कहेंगे कि आप पूर्वांचल के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे प्रेजेंट हों तो वो बेहतर होगा, तो एक उससे दो काम हो जाएंगे। अब दूसरा है कि बंटवारे की ज़रूरत क्यों है? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। आप देखेंगे बुंदेलखंड की बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको सरकार किताबों पे तो सॉल्व कर देती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं है। आप तराई बेल्टों की देखेंगे तो हालात ख़राब हैं। आप किसानी की हालात में देखेंगे तो पूर्वांचल के हालात और भी बदतर हैं। पश्चिमांचल की अगर आप बात करेंगे तो भी मेरठ के आदमी को उत्तर प्रदेश लखनऊ तक आके काम करने के लिए 500 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। ये भी एक लंबी दूरी है। तो अगर छोटे हो जाएंगे, जैसे उत्तराखंड ने हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, जब हमने उत्तराखंड अलग किया तब हम लोगों ने सोचा शायद सही होगा या गलत होगा। शुरुआत में चैलेंजेस का भी उत्तराखंड को सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वो अच्छा परफॉर्म किया। सेम आप झारखंड को देखें, सेम आप छत्तीसगढ़ को देखें, तो मुझे लगता है, लेकिन बंटवारे का तरीका क्या होगा ये अभी पता नहीं है। तो ये नहीं पता है कि अवध रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे तो इसमें क्या रखेंगे, बुंदेलखंड में क्या संपदा रखेंगे और क्या किसको दे देंगे, पूर्वांचल का स्वरूप क्या होगा और पश्चिमांचल का स्वरूप क्या होगा, क्या दिल्ली को इसमें ऐड करने का है कि नहीं है, क्योंकि पहले था कि दिल्ली को भी बड़ा करना चाहते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें भविष्य में देखने के लिए होंगी कि कैसे होता है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ख़राब डिसीज़न है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इतने बड़े प्रदेश को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ठीक है ये। शेखर जी, आप एक किसान संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष भी हैं। किसान सम्मान निधि, इसके तहत 3 बार 2-2 हज़ार की किस्त, क्या मोदी सरकार के 7 सालों में किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है? क्या लगता है आपको, कृषि लागत के सापेक्ष क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? देखिए, किसान की लागत दोगुनी हुई है या नहीं हुई है, महंगाई दोगुनी ज़रूर हो गई है। आज आप बात करेंगे तो डीएपी महंगी है, खाद महंगी है, बीज महंगा है, अब तो सरकारी संसाधन भी महंगे हैं। सरकार अब किसी भी चीज़ पे सब्सिडी नहीं देती है, किसी भी चीज़ में कोई किसानों को सपोर्ट नहीं देती है। तो ऐसे में सरकार कैसे बता सकती है कि जो है उसकी आय दोगुनी हुई? प्रमुख बात यह है जिस पर कोई बात नहीं करता है कि किसान की आय है क्या। अगर आप सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछें कि आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के एक किसान की आय क्या है,
उसके पास इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। उन्होंने ना कांग्रेस ने कभी इसका कोई आंकड़ा तैयार कराया, ना भारतीय जनता पार्टी ने इसका कोई आंकड़ा तैयार कराया। उनको पता ही नहीं है किसान कमाता क्या है। तो जब पता ही नहीं कमाता क्या है तो डबल क्या करने निकले हैं। तो ये तो एक चुनावी मुद्दे की तरह स्टैंड की, जैसे कि कहा था कि हम सबका कर्जा माफ़ कर देंगे, फिर योगी आदित्यनाथ ने बैठते ही कहा हम सबका कर्जा माफ़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो वही है। अब रही किसान सम्मान निधि की बात। किसान सम्मान निधि को अगर आप इस नज़रिए से देखते हैं कि किसानों की बहुत बेहतरी है तो मैं नहीं मानता। हाँ ठीक है, मरते हुए आदमी को एक सपोर्ट है। पहली बात तो सभी को सम्मान निधि मिलती नहीं है। दूसरी बात, जितने लोगों ने पोर्टल में रजिस्टर कराया उसमें 60% लोगों के पास निधि पहुंचती नहीं है। अच्छा, कुछ पैसा वो ये दे के ये क्या बताना चाहते हैं कि हमने किसानों को खरीद लिया या हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं। अगर असलियत में आप किसानों की सहायता करना चाहते हैं तो उनके फसल का सही मूल्य उनको दीजिए। आप बात करें पेट्रोल की, आप बात करें डीजल की, आप बात करें सुई की, आप बात करें तलवार की, आप बात करें चाहे हथियार की, आप किसी भी चीज़ की बात करें तो सब में 400%, 600%, 800% से ज़्यादा की बढ़त पिछले 25 सालों में देखी गई। आप ज़मीन की ही बात कर लें, सब में 400, 600, 800% की बढ़त देखी गई है। ऐसी क्या समस्या है कि फसलों का मूल्य नहीं बढ़ सकता? सिर्फ फसल के बढ़ने से महंगाई इफेक्टिव होती है, बाकी चीज़ों से क्या महंगाई इफेक्टिव नहीं होती है? आज मोबाइल कंपनियों को देखिए तो हर मोबाइल कंपनी 5,000 का हर आदमी पे एक बोझ डाले हुए है। आग हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है इसलिए हम उसका कर रहे हैं, तो हमको खाने की भी तो उतनी ही ज़रूरत है। उसके लिए हम पे करने को तैयार क्यों नहीं है? हम गेहूं महंगा खरीदने को तैयार क्यों नहीं है? हम और जिस रेट में आप गेहूं ले रहे हैं उस रेट में किसान बेच नहीं रहा है। किसान तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो का बेच रहा है ना। क्या आपको 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो में मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक ऐसा है कि पहले कांग्रेस भी इसी तरीके से देश को मूर्ख बनाती रही और आज भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके से देश को मूर्ख बनाती रही। और मुझे नहीं लगता कि किसान उनका कोई एजेंडा है, क्योंकि किसान और मज़दूर की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और जैसे किसी भी तरह का आप उनको एड दे दीजिए कि आदमी मरने को ही, मरता हुआ आदमी जीवन को विकास समझे। भूखा आदमी सिर्फ ये समझे कि विकास पेट है, मेरे पेट में रोटी गई तो एक विकास है। ये विकास की कोई परिभाषा नहीं है। सर, किसान आंदोलन को लेकर एक सवाल आ रहा है कि अभी भी लगातार किसान आंदोलन जारी है। क्या राष्ट्रीय किसान मंच इस आंदोलन को अलग देखता है या फिर? देखिए, हम आंदोलन को बिल्कुल अलग देखते हैं। शुरुआत में जब मोदी जी बिल लाए तो हमने कहा किसान को तकनीक से साथ जोड़ना ये कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि किसान के बच्चे किसानी करें, हम भी चाहते हैं गांव में से पलायन ना हो, हम भी चाहते हैं गांव समृद्ध हो, लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी हो, उन पर कोई कब्जा ना हो, उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। मोदी जी ने जो बिल बनाया है उस बिल से पूंजीपति भविष्य में किसानों का दोहन भी करेंगे और उनकी ज़मीनों का अतिक्रमण भी करेंगे। इस कॉज पे किसान मंच ने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। जहाँ तक बात रही तकनीक की कि हम खुले व्यापार में मतलब खुली मंडी में व्यापार कर सकते हैं, मंडी व्यवस्था के हम अधीन नहीं रह सकते हैं, तो हम कहते हैं ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बहुत सारे उसमें कॉज ऐसे हैं जिनको चेंज करने की गुंजाइश है, और जिसमें से एक मेन तो यही था कि भाई अगर हमने किसी को अपनी ज़मीन पट्टे पे दी या हमने किसी को अपनी ज़मीन कुछ दिन के लिए दी तो हम उसका फैसला कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, हम SDM के वहीं लाके करेंगे। तो ये तो सीधे सीधे आप पूंजीपतियों के फेवर में कर रहे हैं ना, मतलब आप किसानों को तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या आपने ये सोचा कि इस बिंदु पर वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे या सोच ही नहीं पाएंगे और हम धीमे से इसको पास करा के अपना काम कर लेंगे। तो विरोधाभास है। प्लस अगर देश का 50% किसान आपके बिल से सहमत नहीं है तो वापस लेने में कोई बुराई नहीं है। किसान के पक्ष में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये दलील देते हैं कि हम बिल नहीं वापस लेंगे, आप सब कुछ बदल दें। तो ये तो हट है ना, ये तो फिर सरकार ये कहती है कि मैंने ये कर दिया तो मैंने कर दिया, मैं सरकार हूँ। लोकतंत्र में मैं नहीं होता है, लोकतंत्र में हम होता है, और हम की बात सरकार नहीं कर रही है, मैं की बात सरकार कर रही है। इसी का नतीजा उत्तर प्रदेश में विवाद देखने को मिल रहा है मोदी और योगी के बीच में, क्योंकि दोनों में ही मैं है। यूपी सियासत की बात करें, लगातार योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे हैं, कल भी देखें आप कई सारे जहाँ मोदी से मिले हैं, लेकिन क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी? देखिए, बहुत मुश्किल है,
भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी ये बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ जा पाएगी। वो पूरा यत्न कर रहे हैं, वो पूरा प्रयासरत हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। सभी पार्टियां प्रयासरत हैं, लेकिन पब्लिक खुश नहीं है, आम आदमी खुश नहीं है। उनके जातिगत आंकड़े भी फेल हैं, उनके धार्मिक आंकड़े भी अब फेल होने की कगार पे आ गए हैं, उनके विकास के फार्मूले भी फेल होने की कगार पे आ गए हैं। अब एक ही है कि हिंदू मुस्लिम राइट करा लें और किसी तरीके से फिर से हिंदुओं का एक जो है पोलराइजेशन करा लें। इसके अलावा उनके पास कोई विषय नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं न टूटे, इसके लिए अभी उन्हें बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं अपनी कैलकुलेशन से अनुसार और अपनी जानकारी के अनुसार बताऊं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायक तो पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। वो कभी भी पार्टी छोड़ देंगे और अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन सर कांग्रेस में आप देखें कि कांग्रेस के एक नेता जितिन प्रसाद जी का आधार क्या है? जितिन प्रसाद जी को कांग्रेस ने एक बड़ा नेता बना दिया उनके परिवार की वजह से। जितिन प्रसाद का क्या आधार है? जितिन प्रसाद कुछ दिन पहले ब्राह्मण सभा चला रहे थे। ब्राह्मण सभा चला के वो गली गली घूम के कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की हत्यारी है। आज वो ब्राह्मण नहीं रहे, या भारतीय जनता पार्टी से हत्यारे का लेवल खत्म हो गया। जितिन प्रसाद जी को पिछले 3 चुनाव लगातार वो हार रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर अपना निजी चुनाव भी हार रहा है तो ये उसकी कैलकुलेशन का विषय है ना, कि कल तक जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस में दम था तो आप उसका मजा लूट रहे थे। आज कांग्रेस में दम नहीं है तो आप सड़क पे हैं। तो आप सड़क पे इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर खुद कुछ नहीं है। आपके अंदर खुद कुछ नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा ना, 2 तरह के पेड़ होते हैं। एक बरगद का पेड़ होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक उसके पीछे लता होती है, उसको उसी पेड़ की ज़रूरत होती है। आप जैसे उस पेड़ से उसको नोच दीजिए, वो सूखने लगती है। तो ये सब लता है राजनीतिक, इनको तो कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। सर कांग्रेस यूपी में कितना बेहतर रहेगी? क्या प्रियंका इफेक्ट काम करेगा? देखिए अभी तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यूपी में कुछ कर भी रही है। कांग्रेस यूपी में कुछ भी नहीं कर रही। प्रियंका जी देखिए जब से आई हैं तब से उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ज़मीन पे थोड़ा बहुत तो मुझे लग रहा है 2-4% भी वो कहीं गई नहीं है, और मुझे लगता है अभी वो कांग्रेस की ही ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। और एक विषय ये भी है कि जितिन प्रसाद जैसे नेता और पुराने जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस छोड़ के भी किनारे खड़े हो रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि अब उनको भी अपनी उसमें सिक्योरिटी नज़र आती है। ये बात ठीक है, जितिन जी के पास अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है, उनको किसी न किसी में जाके तो अपनी दुकान चलानी है, तो उनको दुकान चलानी है, दुकान चला रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय किसान मंच की आगे भविष्य की योजनाएं क्या होंगी और किसानों के लिए कितना मददगार है ये मंच? कैसे? देखिए हम लोग पिछले लंबे समय से, मुझे तो आज 20 साल के करीब होने को आ रहा है, और मंच आज 10-12 साल से मंच कार्यरत है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो बेसिक समस्या है किसानों की वो गांव में ही सॉल्व हो पाएँ, और उनके लिए जो सरकारी सिस्टम और गाँवों के बीच का जो फासला है वो फासला कुछ कम हो पाए। हम इस पे ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसके बाद राजनीति में दखलंदाजी इसलिए बनी रहे क्योंकि लोकतंत्र है। अगर दखलंदाजी नहीं बनी रहेगी तो ये लोग कभी भी रौंद के चले जाएंगे, किसी को भी कुछ भी कर देंगे, इसलिए उतना ज़रूरी होता है। हम लोग अभी फ़िलहाल मेंबरशिप ड्राइव अपनी चला रहे हैं, और सदस्यता अभियान के तहत हमने नया 20 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य अगले 3 महीने में रखा है, और हमको लगता है कि अक्टूबर तक हम लोग 20 लाख नए किसान अपने संगठन में जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और हम फिर उस हिसाब से भविष्य की योजनाएं भी तय करेंगे। क्या सर, आखिरी हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान मंच एक राजनीतिक दल है या फिर अलग हटके काम? नहीं, अराजनीतिक। आगे सर कोई चुनाव लड़ने की कोई मंशा? देखिए राष्ट्रीय किसान मंच किसानों की सेवा के लिए बनाया गया एक संगठन है, वो सिर्फ किसानों की सेवा करता है। राजनीति का चूंकि विषय ऐसा है कि आज हमारे देश में धर्म में भी राजनीति है, आज हमारे देश में नौकरी में भी राजनीति है, आज हमारे देश में चूंकि जाति में भी राजनीति है, हमारे देश में हर जगह राजनीति है। तो हम अगर ये कहें कि हम राजनीति से अछूते हैं तो ये झूठ होगा। राजनीति तो हर जगह व्याप्त है, चूँकि लोकतंत्र है, तो हमें उसकी बात तो करनी पड़ती है। और जो लोग हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो उनको भी हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं होती है। इस बार ग्राम सभा, जिला पंचायत और बीडीसी के चुनाव हमारे बहुत सारे लोग लड़े, और तकरीबन 13 जिला पंचायत जीते, 298 प्रधान जीते, हम लोग 700 के आसपास बीडीसी जीते, तो हम जीते भी, पूरे प्रदेश में जीते। और भविष्य की रही बात, तो जिस प्रकार की राजनीति राजनीतिक दल करते आ रहे हैं, तो हमको ये तो सोचना पड़ेगा कि हमारा गांव, हमारे गांव के लोग और हमारी ग्रामीण व्यवस्था कैसे सुरक्षित रहे,
और हमारे उन लोगों को भी मौका मिले जो मौका परस्त नहीं है और जो सिर्फ शहरीकरण की बात नहीं करते हैं। तो उसके लिए अगर राजनीति में आना पड़ा तो हमारे लोग आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे शेखर दीक्षित जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। आगे फिर इसी कोई दूसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।